हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। हमने इसमें चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ रहे थे क्या क्या फीचर्स पढ़ लिए थे। हमने पहला फीचर पढ़ लिया था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, नंबर 3 ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 4 फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, नंबर 5 parliamentary form of government, number 6 synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy, number 7 integrated and independent judiciary, number 8 fundamental rights। ये हमने पढ़ना है। अब इससे पहले तक हमने पढ़ लिया था, तो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हम जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, उसकी गारंटी देता है, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। ठीक है, और जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें पहला फंडामेंटल राइट है नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। और उसके बाद है नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, नंबर 3 right against exploitation, article 23 to 24, right to freedom of religion, article 25 to 28, और cultural and educational rights, article 29 to 30, right to constitutional remedies, article 32। ये जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए इनकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स के लिए इनको गारंटीड करता है। ठीक है, इनकी गारंटी देता है कि ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं संविधान के द्वारा। इसमें जो पहला है राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार। ठीक है, वही ये आते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, यानी जो क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें हो जाएगा आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। नंबर 3 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसमें हो जाएगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। और उसके बाद जो 4th है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो मीन्स क्या हो गया इसमें धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें ये हो जाएगा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक के प्रोविज़न है इसमें। और उसके बाद नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो हो जाएंगे आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 में। उसके बाद जो 6 है और जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आता है आर्टिकल 32 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, जो 7th फंडामेंटल राइट्स था उस टाइम पर वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता था। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि उसको ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, और जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है अब इसे फिर एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि आर्टिकल 300A में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, वो पार्ट 12 में है, और ये आर्टिकल 300A में आता है। और ये अब किस टाइप का राइट है, अब ये एक फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, ये एक लीगल राइट है, और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू ये प्रोविज़न आया था कि इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर लीगल राइट में डाल दिया जाए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है आर्टिकल 300A में। चलिए आगे देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर
The fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy. जो fundamental rights हैं वो political democracy के idea को promote करते हैं और हमारे देश में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा देते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, लिमिटेशंस डालते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके शासन पर और जो आर्बिट्रेरी लॉज लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं उन पर ये एक लिमिटेशन डालते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, अपनी प्रकृति में जस्टिशिएबल है। मीन्स दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। इसका मीन्स ये है कि जब यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी का भी तो उन्हें कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट्स हैं हमारी, उनके द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। ठीक है, दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। ठीक है, उनको इन्फोर्सेबल कराया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है कि जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, विच कैन इशू द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी एंड क्यो वारंटो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। तो कहा है कि वो जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो एक अपनी याचिका दायर कर सकता है, यानी रिट्स। ठीक है, रिट्स को इशू कर सकता है और ये रिट्स जो होती हैं ये 5 टाइप्स की होती है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी एंड क्वो वारंटो। और फिर क्या होगा, जिससे कि फिर कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको रीस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको वापस दे दिया जाएगा। हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कहा गया है कि हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं और इन पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इन पर भी समय आने पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फर्दर दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। क्या है, तब भी ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। एंड कैन बी कर्टेल्ड। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेंगे, इनको कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, इनको समाप्त किया जा सकता है और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस पर क्या हो सकती है, पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है कि इनको अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको लॉ बनाकर रिपील कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न होता है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। लेकिन क्या होता है, सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में भी नहीं होता है। वो कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, इन आर्टिकल्स को अभी हम आगे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। हमने ये हेडिंग पढ़ी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कितने राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, और कि ये क्या होते हैं, मेनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं और ये जो भी आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर और जो टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव है उस पर एक लिमिटेशन लगाते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिशिएबल इन नेचर है और इनको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है अगर इनका वायलेशन होता है। तो अगर किसी पर्सन के जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं या उनमें उसको ऐसा लगता है कि
उसके जो हैं जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, उससे छीने जा रहे हैं, तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उन जो कि ये पाँचों रिट हैं, इसमें से किसी भी रिट को वो या कोई भी याचिका दायर कर सकता है। जैसे ये पाँचों के नाम मैंने आपको बताए थे, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो, ठीक है? और जिससे कि उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स थे उनका कोर्ट के द्वारा रीस्टोरेशन करा दिया जाएगा। और फिर ये बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, उन इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ये सब्जेक्ट हैं, यानी इन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, ठीक है? और क्या है, ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है पूरी तरीके से, और इनको भी कर्टेल किया जा सकता है। और पार्लियामेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना के फंडामेंटल राइट्स को रिपील भी कर सकती है, इनको समाप्त भी कर सकती है। they can also be suspended during the operation of national emergency। और फिर बताया गया कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी किसी भी व्यक्ति के क्या है, दो राइट्स जो होते हैं वो वॉयलेट नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है? जो आर्टिकल 21 होता है वो होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जो आर्टिकल 20 होता है वो होता है कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये इसमें हो जाएगा आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इनको क्या हो जाएगा, इनको कर्टेल नहीं किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के भी टाइम पर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? According to Dr. Bhimrao Ambedkar, the directive principles of state policy is a novel feature of Indian Constitution। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके द्वारा कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोवल फीचर है, ठीक है? दे आर इनोमिनेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो DPSP आते हैं हमारे वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हैं, ठीक है? दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहली है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है? फिर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। इसमें ये बताया गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो हमारी सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के उद्देश्य से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। दे सीक टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। और क्या होता है उनके थ्रू ये कहा जाता है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये इसलिए बनाए जाएंगे कि जिससे कि एक वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हो पाए इंडिया में, ठीक है? एक कल्याणकारी राज्य बन पाए, ठीक है? However, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature। कहा है कि हालांकि जो ये अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? जैसा कि फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं होता है, ठीक है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो क्या थे, जस्टिसेबल इन नेचर थे। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स थे अगर उनका वायलेशन होता है किसी भी व्यक्ति के, इंडिया के किसी भी सिटीजन का, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट
उसके लिए क्या होती है, इन्फोर्सेबल होती है। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और उसके लिए कोई सिटीजन अगर कोर्ट जाता है तो उसको वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के वायलेशन में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो कोर्ट उसके लिए लायबल नहीं होगा। यानी ये जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है इनके वायलेशन पर, ठीक है। Yet the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. हालांकि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खुद ही इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इनका यूज़, ये कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनका यूज करके ही कोई भी जो लेजिस्लेचर है, कोई भी स्टेट है, वो जब हमारी कंट्री में गवर्नेंस करेगा तो उसके लिए इन मूलभूत जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनको ध्यान में रखकर ही लॉज को बनाएगा, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है इनको इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही क्या बनाएगी, लॉज बनाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये जो किसी भी ये हमारे देश की कंट्री में ये जो प्रिंसिपल हैं, ये क्या है, फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के लिए, ठीक है। ये है मूल हैं, मौलिक हैं हमारे गवर्नेंस को चलाने के लिए। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये क्या होगी, स्टेट की ड्यूटी होगी टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, की जो स्टेट है इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को अप्लाई करेगा लॉज को बनाने में, ठीक है। Hence they impose a moral obligation. Hence they impose a moral obligation on the state authorities for their application. ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर एक अपना मॉरल ऑब्लिगेशन रखती हैं, मॉरल दायित्व रखती हैं कि ये उनको एप्लीकेबल करें, ठीक है, कि वह उनको लागू करें, इन्फोर्स करें। बट द रियल फोर्स और सैंक्शन बिहाइंड देम इज़ पॉलिटिकल। लेकिन जो एक रियल फोर्स है या फिर जो सैंक्शन है, इनको अप्लाई करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, वो क्या है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन, इसमें जो कि एक पब्लिक ओपिनियन है। इसमें ये समझाया गया है कि पॉलिटिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो भी मेजॉरिटी पार्टी है, वो जीत कर आती है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो भी अपने लॉज बनाती है, लॉज इनेक्ट करती है अपने 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में, और उसमें अगर वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने लॉ मेकिंग में इंक्लूड करती है, तो क्या होगा, उससे एक वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो लोग नेक्स्ट टाइम भी उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी उसको इलेक्शन में वोट देंगे, और क्या होगा, वो फिर से इलेक्ट होकर आएगा। तो ये क्या है, सिर्फ एक पॉलिटिकल फोर्स ही ऐसा फोर्स है कि जो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स कराता है, ठीक है। और वहीं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है, लेकिन वो अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या है कि वो प्रोविजंस नहीं बनाती है एक कल्याणकारी राज्य के लिए, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने लॉज बनाने में इनेक्ट नहीं करती है या इनको ध्यान में नहीं रखती है, तो क्या करेगी, तो क्या कर सकती है जनता, लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक उसको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देगी। तो उससे क्या होगा, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो इन्फोर्समेंट है, वो टोटली क्या है,
उसके पीछे जो भी एक फोर्स है वो क्या है, पॉलिटिकल है, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। जो भी पब्लिक का ओपिनियन होगा वही इसको, उसी के द्वारा इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। किसके द्वारा? जो भी लेजिस्लेचर में आएंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, ठीक है, उनके द्वारा, या जो भी स्टेट्स अपने लॉज बनाता है। उसके बाद इन द मिनर्वा मिल केस 1980 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principles। इसमें ये कहा गया है कि जो मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1980 का, ठीक है, जो मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया ही गया है, उसका जो बेस है कि इस सन की जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन उन दोनों के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए, उसी वही क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, ठीक है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक मजबूत नींव के लिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये बताया गया, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि इन दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और यही क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को क्या करता है, एक मजबूत नींव प्रदान करता है। इसमें ये कहा गया था कि ना तो फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा बड़े हैं, ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज़्यादा बड़े हैं, दोनों ही बराबर महत्व के हैं और दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर है, और दोनों के बैलेंस से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से चल सकता है, ठीक है। मीन्स ये कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि फंडामेंटल राइट्स को दिया जाता है। और जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, इन दोनों ये जो प्रोविजन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यही क्या करेगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की का जो बेस है, जो बेड रॉक है उसका, उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, या उसको फाउंड करेगा, उसको अच्छा बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। इसमें कहा गया है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दी गई थी। दीज वर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ internal emergency 1975 to 77 by the 42nd constitutional amendment act of 1976। कहा गया कि जब हमारा संविधान बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं थी, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उनको जोड़ा गया था इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी जब हमारे देश में चल रही थी 1975 से 1977 तक, उनको तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और इसके लिए जो रिकमेंडेशंस थी वो किसकी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की। किसके रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनेक्ट किया गया था। The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added one more fundamental duty। और जो 86th Constitutional Amendment Act था 2002 का, उसने क्या किया, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया 2002 में, ठीक है।
वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है, 11 है। पहले 2002 से पहले 86 जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया है, उससे पहले कितनी थी, 10 थी। लेकिन जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 आया तो उससे क्या हुआ, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें ऐड कर दिया गया। द पार्ट 4A, the part 4A of the constitution, which consists of only one article, article 51A, specifies the 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें ये बताया गया है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, जो कि कौन से आर्टिकल में है, केवल एक आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में। अगर ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन आता भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A में है। और स्पेसिफाइज द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। विज तो कौन कौन सी हैं, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, अपने संविधान का सम्मान करना, ठीक है। दूसरा है नेशनल फ्लैग, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। अपने संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग का सम्मान करना और राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम, ठीक है, इनका सम्मान करना। और क्या ड्यूटी थी दूसरी, थी टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। क्या करना, जो कंट्री है उसकी सोवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना। और थर्ड था टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल, ठीक है। जो भी सभी लोगों के बीच में एक जो कॉमन ब्रदरहुड है, एक क्या है कि भाईचारे की भावना को प्रमोट करना, ठीक है। भाईचारे की भावना को प्रमोट करना, उसको बढ़ाना सभी लोगों के बीच में, ये भी क्या है, हमारी ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारा रिच हेरिटेज है और जो कंपोजिट कल्चर है उसको बचा कर रखना, उसको प्रिजर्व करना, ये सब क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि पार्ट 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा आया, आर्टिकल 51A आया है, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू क्या हुआ, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसको ऐड किया गया। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी वो आई थी किसके रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न आया था, ठीक है। उसके बाद द फंडामेंटल ड्यूटीज़ serve as a reminder to citizens that while enjoying their rights, they have also to be quite conscious of duties they owe to their कंट्री। कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स को याद दिलाती हैं कि जब वो अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, कि जब वो अपने अधिकारों का आनंद ले रहे होते हैं, जब वो ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, दे हैव ऑल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस, तो उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कंट्री के प्रति, इस समाज के प्रति और उनके जो फेलो सिटीजन्स हैं, उनके जो साथी सिटीजन्स हैं, उनके प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। दे ओ टू देयर कंट्री, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी कॉन्शियस रहना चाहिए, जो कि किसके प्रति हैं, उन कंट्री के प्रति हैं, सोसाइटी के प्रति हैं, और जो भी फेलो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो अन्य नागरिक हैं देश के, उनके प्रति है।
However, like the directive principles, the fundamental duties are also non-justiciable in nature. ये कहा गया है कि हालांकि जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे और वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। मींस कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किसी ने अबाइड नहीं किया या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन किया तो क्या होगा, उसका कोर्ट द्वारा उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वायलेशन पर भी अगर मान लीजिए स्टेट ने कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए, लेजिस्लेचर ने ऐसे रूल्स नहीं बनाए, प्रोविज़न में अपने अपने प्रोविज़न में ऐसे रूल्स नहीं डाले, ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं डाले कि जो कि क्या हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो है उसको फॉलो करें, तो क्या होगा, उसके वायलेशन के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट उसके लिए लायबल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये दोनों ही क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कराई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेक्युलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेक्युलर स्टेट। ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बताता है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष क्या है, स्टेट है। Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा गया है, सेक्युलर स्टेट इसलिए कहा गया है क्योंकि it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडियन स्टेट में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एज ए ऑफिशियल रिलीजन अपहोल्ड नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारे इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन किसी भी रिलीजन को डिक्लेयर नहीं किया गया है। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर करेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। जो ये प्रोविजंस हैं, फॉलोइंग प्रोविजंस बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ये बताते हैं कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे इंडियन स्टेट के सेक्युलर करेक्टर के बारे में बताया गया है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। उसमें क्या है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, सभी धर्म समान हैं। Number 1, the term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. इसमें ये बताया गया है कि जो सेक्युलर टर्म है उसको हमारे प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया, उसके द्वारा जोड़ा गया। पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे देश के सभी सिटीजन्स, सभी जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको क्या देता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास करने की, ठीक है, विश्वास करने की लिबर्टी देता है, उसकी एक तरीके से स्वतंत्रता देता है, और फेथ और वर्शिप की वो अपना लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इस चीज़ की स्वतंत्रता रखता है कि वो है अपना स्वतंत्र विचार रख सकते हैं, वो अपना फेथ रख सकते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार ही वो वर्शिप या जिसकी भी पूजा करना चाहें या उनकी जो रीजनल प्रैक्टिसेस हैं वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको लिबर्टी है, फ्रीडम है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, आर्टिकल 14। इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट है उसके सामने क्या है, सभी पर्सन सेम हैं, और क्या है, स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है,
किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, कानून के सामने मना नहीं कर सकता है, ठीक है। इक्वलिटी देने से, यानी सभी को समानता का अधिकार है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स हर कोई व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉज के लिए, ठीक है। जो भी नियम बनेंगे उनसे इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 14 मीन्स ये है राइट टू इक्वलिटी। मेन चीज़ इसमें ये है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, हर किसी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 15 इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो किसी, जो इंडिया है हमारा, वो किसी भी सिटीजन के संग, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ क्या होगा, रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये है आर्टिकल 15। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16 मीन्स कि हर किसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो जा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। इक्वलिटी, हर किसी को समान अवसर हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया स्टेट है उसके जितने भी सिटीज़न हैं उनमें से हर किसी को क्या है, ये उनको अपना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है, इक्वलिटी का राइट है। उनको है कि उनको क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स सभी को क्या होगा कि समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर दिया जाएगा किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपने को अगर वो जाना चाहें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो उनको क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये कहा गया है आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट है ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, ठीक है। ये है आर्टिकल 25। इसमें कहा गया है कि सभी पर्सन्स को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भारत के हर किसी नागरिक को क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, कि वह अपने हिसाब से क्या कर सकता है, अपने हिसाब से किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको फैला सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है और उसको अपने अनुसार जो चाहे वो उस हिसाब से उसको कर सकता है, ठीक है। रिलीजन में उसको छूट है, अपने हिसाब से वो कोई भी रिलीजन को चूज़ कर सकता है। ये है आर्टिकल 25। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, वो किसी भी रिलीजन को अपने हिसाब से फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 25। उसके बाद every religious domination or any of its sections shall have the right to manage its religious affairs, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 है ये, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन है, ठीक है, उसको कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन हो, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर उसका कोई भी सेक्शन हो, उसका कोई भी भाग हो, उसको ये पूरा राइट है कि वो अपने धार्मिक मामले हैं, जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनको वो खुद ही क्या कर सकती है, अपने आप से मैनेज कर सकती है, खुद ही क्या कर सकती है, खुद ही उनको सुधार सकती है, खुद ही उनको वो अपने अकॉर्डिंग सुलझा सकती है। ये होता है आर्टिकल 26। और नेक्स्ट है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, आर्टिकल 27। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो क्या करे, कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो क्या करे, टैक्स पे करे, इस चीज़ के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
No religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state। ये कहा गया है आर्टिकल 28 में कि ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा हो, स्टेट के द्वारा उसका मेंटेनेंस हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ये होता है आर्टिकल 28। उसके बाद नेक्स्ट है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 29 इसमें ये कहा गया है कि हमारे सिटीज़न का कोई भी सेक्शन जो हो, कोई भी सिटीज़न हो, किसी भी टाइप का सिटीज़न हो, उसको अपना क्या है, पूरा राइट है कि वह अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को या अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, उसको बचा कर रख सकता है। यह है आर्टिकल 29। ठीक है। All minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। यह है आर्टिकल 30। इसमें ये कहा गया है कि जो भी सभी अल्पसंख्यक हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उन सभी को राइट है कि वो क्या कर सकती हैं, अपने लिए क्या कर सकती हैं, एस्टैब्लिश कर सकती हैं और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकती हैं और खुद ही एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं, उनको चला भी सकती हैं और उनका एस्टैब्लिशमेंट भी कर सकती हैं। ये प्रोविज़न किसके लिए है, ऑल माइनॉरिटीज़, जितनी भी अल्पसंख्यक हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं, उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्या है, आर्टिकल 30। नेक्स्ट है द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44। इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सभी सिटीजन्स हैं स्टेट के, उनके लिए क्या हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। तो ये क्या है, सभी के लिए क्या हो, समान प्रोविज़न लगाए जाएं। ठीक है, एक समान जो है नियम लागू किए जाएं, और ये क्या होता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे बताया गया है द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म connotes a complete separation between the religion, the church and the state। इसमें कहा गया है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो क्या है, कम्प्लीटली उसमें क्या होता है कि रिलीजन, वहाँ पे क्या है, जो चर्च है और जो कि स्टेट है, ठीक है, यानी जो पॉलिटिक्स है, उन दोनों के बीच में कम्प्लीटली क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, दिस नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इनएप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस। ये कहा गया है कि ये जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, इसको हम इंडियन सिचुएशन में ये क्या है, इनएप्लीकेबल है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जहाँ की जो सोसाइटी है वो क्या है, वो मल्टी रिलीजियस है, वो क्या है, अलग अलग धर्म की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो, कि सिर्फ हिंदू ही रहते हों या फिर यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहते हों। इसमें क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसीज, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है कि स्टेट को अलग कर दिया जाए और धर्म को अलग कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है कि हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसमें ये कहा गया है कि इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, उसने जो सेक्युलरिज्म है उसके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लिया है, दैट इज़ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें सभी धर्मों को क्या किया जाता है, एक समान सम्मान दिया जाता है और सभी धर्मों को इक्वली प्रोटेक्ट भी किया जाता है। ठीक है,
Moreover, the Constitution has also abolished the old system of communal representation. अब ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अब जो पहले पुराना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का ओल्ड सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया है, उसको भी अबॉलिश कर दिया है। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था वो कब आया था? 1909 में, 1909 में आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आया था, 1919 में आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आया था। उसमें ये था ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था सबसे पहले। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो था 1909 में क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुस्लिम में। फिर 1919 में उसको बढ़ा दिया गया था। अलग अलग जो इंडियन सोसाइटीज़ थी, अलग अलग जैसे क्रिश्चियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया था, यूरोपियंस को दे दिया था, सिख को अलग दे दिया था, और डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उनको अलग अलग उनके रिलीजन के बेसिस पे इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, तो यही कहा गया है कि बाद में क्या किया गया कि इसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस जो कि एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो कि क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो ये अभी बताया कि जो ये मॉल जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था। इनमें क्या हो रहा था? इनमें ये होता था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा तो इलेक्शन में उसको जो वोट देने वाले सभी जो होंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए। ठीक है, ये था। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरिज्म। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या था? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो लेजिस्लेचर से जो विधायिका थी वहाँ पे क्या होता था कि सीट्स को रिज़र्व कर दिया जाता था रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, जो कि अब अबॉलिश कर दिया गया है। However, it provides for the temporary reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation to them। कह रहे हैं कि हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया है कि जो क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए क्या है, टेम्परेरी रिजर्वेशन दिया गया है ताकि उनका हमारे उसमें हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं और जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या हो, उनका एक उचित रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जा सके। ठीक है, टू इंश्योर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू देम, कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए क्या किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उनके लिए किया गया है। किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट जो 104th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो भी यही है कि इसमें ये कहा गया था कि टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स। इसमें ये कह दिया गया कि अब इसको फर्दर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि रिजर्वेशन था सीट्स का। ठीक है, किसके लिए? एससी और एसटीज़ के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में उसको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या किया गया, एक और प्रोविज़न लाया गया जिसमें ये कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो हमारी जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में जो रिजर्व्ड सीट होती थी अब उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन अभी भी देते हुए क्या किया
दिया गया 10 साल, और इस अमेंडमेंट के थ्रू इनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इसको 10 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है कि इनको जो रिजर्वेशन है एससीज और एसटीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए, इनको अगले 10 सालों के लिए और इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, इनके लिए रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं। ये था। चलिए नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है बेसिकली कि जो भी हमारे इंडिया में जितने भी इंडियन सिटीजन हैं जिनकी भी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, वो उनको क्या है, वोटिंग राइट्स है, वो वोट कर सकते हैं। इलेक्शन में उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा, और हर किसी व्यक्ति का, हर किसी पर्सन का जो वोट है उसकी क्या होगी, इक्वल वैल्यू होगी, उसकी सेम वैल्यू होगी। The Indian Constitution adopts universal adult franchise as a basis of election to the Lok Sabha। ये कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो उसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, हमारे जो भी किस चीज़ के लिए, जो भी हमारी लोकसभा और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जितने भी इलेक्शन होते हैं, उस बेसिस के लिए हमने जो ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर ही किया जाता है। ठीक है। every citizen every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on। ये कहा गया है कि हर कोई सिटीज़न, ईच सिटीज़न जो कि 18 साल से छोटा नहीं है, एज में जो जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, तो वो क्या है, उसको क्या है, हैज़ ए राइट टू वोट, उसको वोट करने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसको जातिगत भेदभाव, बिना किसी जाति, धर्म, ठीक है, उसके जाति, रंग, धर्म, लिंग और शिक्षा, धन, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करते हुए सिर्फ उसका 18 वर्ष से उसकी जो उम्र है, उसकी जो एज है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उसको वोटिंग राइट्स है, ये इसमें समझाया गया है और इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया है। ठीक है। The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988। इसमें ये कहा गया है कि पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 इयर्स थी, लेकिन 1989 में जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 आया था, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी गई। ठीक है, उसको 21 ईयर्स से रिड्यूस कर दिया गया और 18 ईयर्स कर दी गई। कब? 1989 में कर दी गई। किसके थ्रू की गई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू ये किया गया। ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉज ए बोल्ड एक्सपेरिमेंट and highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and overwhelming illiteracy। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो ये कॉन्सेप्ट लाए थे, जो उन्होंने इस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया था, ये एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत एक सुदृढ़ एक्सपेरिमेंट था, एक हाईली रिमार्केबल था, क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो
हमारा इंडिया का जो साइज़ है कंट्री का वो बहुत ही वास्ट है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ह्यूज पॉपुलेशन है, जो पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। और जो सोशल इनिक्वलिटी थी समाज में, जो असमानता थी, सामाजिक असमानता भी बहुत ज़्यादा थी। और इलिटरेसी भी यानी अशिक्षा भी बहुत ही ज़्यादा थी उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने क्या किया, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ को लाए कि एज के बेसिस पर, ठीक है, कि जिनकी एज 18 ईयर्स हो उनको क्या करना, 18 ईयर्स से ज़्यादा हो उनको क्या करना है, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाए। और हर किसी व्यक्ति का जो वोट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल मानी जाएगी। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये कॉन्सेप्ट आज तक चला ही आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड। क्या बना, जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये हमारे लोकतंत्र को क्या करती है, ब्रॉड बेस्ड बनाती है, बहुत बड़ा बनाती है। इन्हेंस्ड द, और ये क्या करते हैं, क्या करती है, इन्हेंसेस, और यस इन्हेंसेस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके आत्मसम्मान और उसके प्रेस्टीज को, उसके सम्मान को क्या करती है, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, और इक्वलिटी के प्रिंसिपल को बनाए रखती है, ठीक है। इनेबल्स माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और माइनॉरिटीज़ को ऐसा बनाती है कि वे अपने इंटरेस्ट की, अपने हितों की रक्षा कर सकें, ठीक है। एंड ओपन्स अप न्यू होप्स एंड विस्टार्स फॉर वीकर सेक्शंस। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो एक एक क्या करती, नई होप के लिए हमेशा उनके लिए एक आशा की किरण की तरह ये काम करती है कि उनकी होप्स हमेशा रहती हैं कि उनका भी डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से क्या हुआ कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया, उनको सामान्य जन को भी अपनी प्रतिभा का पता चला कि हमारे वोट की भी वैल्यू है, तो उसने उसको कॉन्शियसली लिया, ठीक है। और ये एक बहुत बढ़िया और एक बोल्ड वो एक्सपेरिमेंट माना गया अडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है। और आज भी हम उसको देख ही रहे हैं। इससे क्या था कि लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट आई, इंडिया के लोगों में प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को इसने बढ़ाया। और माइनॉरिटीज़ ने भी सोचा कि हाँ, हमारा भी एक वोट भी मायने रखता है, उसकी भी कुछ वैल्यू है, हमें अपने आप को जो है वो कम नहीं समझना चाहिए। क्या है, हमारे वोट की भी सेम वैल्यू, यानी हर किसी को इक्वल वोट, इक्वल राइट दिए गए थे, ठीक है। और हर किसी के लिए क्या हुए, नए रास्ते खुले, ओपन्स अप न्यू होप्स, ठीक है, नए रास्ते खुले, नई आशाएं जो हैं वो जागृत हुई। और वीकर सेक्शंस को भी लगा कि अब हमारा भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उनके लिए भी नए रास्ते खुले। जो उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।